गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आप लोग को? पूनम, रंजीत का तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? जाति के बारे में पढ़े थे। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आज ना सम फैक्ट्स लिखाने वाले थे कास्ट स्टीरियोटाइप का। हाँ, कास्ट स्टीरियोटाइप हो गया था ना, इसका मैं लिखाया था। नहीं, मैं वही चर्चा कर रहा हूँ, उसके आगे मैं पढ़ाऊंगा। मतलब थोड़ा बहुत फैक्ट्स है वो लिखाऊंगा। तो कल मैंने चर्चा किया था कि जाति क्या है, संरचनात्मक है या सांस्कृतिक विचार है। ये समाजशास्त्रियों में एक भेद है। कोई मानते हैं कि नहीं ये संरचनात्मक था, कोई मानते हैं ये सांस्कृतिक अवधारणा है। तो मैंने ये सब चीज का चर्चा किया था। फिर संरचनात्मक में भी दो है। कोई इसको पार्टिकुलरिस्टिक मानते हैं, कोई एक विशिष्ट मानते हैं क्योंकि ये भारत में पाई जाती है। कोई ऐसे है जो इसको सार्वभौमिक मानते हैं, नहीं ये पूरे दुनिया में होती है, अलग अलग फॉर्म में होती है, भले नाम अलग है। कोई इसको सांस्कृतिक मानते हैं, उसमें भी दो है। कोई इसको विशिष्ट मानते हैं, सांस्कृतिक विशिष्ट मानने वाले जैसे लुई ड्यूमो साहब थे। और कोई इसको मानते हैं कि ये पूरी दुनिया में मतलब सांस्कृतिक सार्वभौम है, जैसे मैक्स वेबर है एडवांस। उन्होंने जाति को एडवांस स्टेटस समूह कहा था उन्होंने। जीएस घुरे हैं वो इसी विचार के हैं। कल कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ था किसी को नाम वगैरह में? ठीक है। गेरार्ड ब्रीमैन, हिंदी में ही ले लेता हूँ, गेरार्ड गेरार्ड ब्रीमैन। ब्री क्या है? ब्रीमैन, गेरार्ड ब्रीमैन। फ्रेडरिच बार्थ, देखो कल मैं थोड़ा सा बोलने में जिसको भी हो गया हो, बार्थ, फ्रेडरिच फ्रेडरिच बार्थ, जिस बच्चे को ये हो गया हो। और पार्टिकुलरिस्टिक में एडमंड लीच, एमएन श्रीनिवास, ये इनके स्टूडेंट थे। अब ये सब पूछता नहीं है। जो फ्रेडरिच ये एडमंड लीच है ना, उसके फ्रेडरिक रीच उनके स्टूडेंट थे। ये उनके पीएचडी गाइड थे, एडमंड लीच साहब। ठीक है, अमेरिका में शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। सब पूछेगा नहीं लेकिन ऐसे बताने के लिए, फ्रेडरिच बार्थ। ठीक है। तो एमएन श्रीनिवास का हमने चर्चा किया था। उसमें मैंने ये संस्कृतिकरण बताया था, और उसमें कैसे स्ट्रक्चरल चेंज, पोजिशनल चेंज का मैंने चर्चा किया था कल। और फिर लुई डिमो का सब किताब लिखवाया था, होमो हायरार्किकस, और उनके कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। जीएस घुरे के बारे में बताया था, जो एक इंडोलॉजिस्ट भारत शास्त्री है ये। ठीक है। और फिर उसमें भारतीय दर्शन, जो भारत वेद पुराण, जो अपनी किताबें हैं पुराना, गीता रामायण। तो मैंने उसमें दो बताए थे कि दो लोग हैं। एक वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट है जैसे कि मैक्स मुलर है, और अपने यहाँ जीएस घुरे हैं जो इंडियन इंडोलॉजिस्ट हैं। इंडियन मतलब राष्ट्रवादी या इंडियन इंडोलॉजिस्ट है, जो मतलब अपने धर्म ग्रंथों का को पढ़कर सकारात्मक चित्रण करते हैं, मैंने कल बताया था। और जो बाहर के लोग हैं वो नकारात्मक चित्रण करते हैं। सोचिए वो लोग भी, जो विदेशी लोग थे, वो हम लोगों की बुराई करने से पहले यहाँ वो आए, आने के बाद हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद बुराई करना शुरू किया। सोचिए वो लोग कितने चालाक थे। विलियम जोन्स, अगर लिखना है इनका एशियाटिक सोसाइटी, इनका लिख लीजिए संस्था का नाम। कभी कभी पूछ देता, मैं यहाँ नोट्स में नहीं लिखा था लेकिन आज याद आ गया। 1793 है, एक बार चेक कर लीजिए। कलकत्ता में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। एशियाटिक सोसाइटी नाम था, रॉयल बंगाल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी था सर, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। सोचिए वो संस्था बनाया, वहां उन्होंने संस्कृत पढ़ा, फिर वेदों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद इंडिया का बड़ा बुराई करना शुरू किया। हम लोग क्या है, हम लोग किसी का बुराई ऐसे ही करने लगते हैं, बिना जाने बिना पढ़े। तो ये सब चीज सीखिए किसी का बुराई करने से पहले भी। हाँ, तो कास्ट स्टीरियोटाइप बताया था कि जो उसके बारे में लिखवा भी दिया था शायद। हाँ, लिखवा दिया था, तब तो फिर यहाँ से रुक गया था। तो कास्ट स्टीरियोटाइप क्या था कि मतलब दूर से ही देखकर उसके रहन सहन जीवन शैली से, चाहे सिर्फ देखकर बता देना
कि वो किस जाति का, पहले ऐसा संभव होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे घट रहा है। उसके पीछे कारण भी मैंने बताया था, आधुनिक शिक्षा है, नगरीकरण है उससे। अब लिखिए जाटव ऑफ आगरा। जाटव ऑफ आगरा। जाटव एक कास्ट है, शायद बिहार में नहीं होते हैं, अभी आज तक मैंने देखा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की में ये जाति होती है। जैसे मायावती वगैरह का नाम सुना होगा आपने, जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वो इसी कास्ट से बिलोंग करती हैं। चंद्रशेखर का भी नाम सुना होगा। वो चंद्रशेखर नहीं, क्रांतिकारी नहीं, जो ये आजकल ये चंद्रशेखर रावण जी है ना, भीमसेना वाले, वो यस सर। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर रावण इनका नाम है शायद से, ठीक है। ये लोग इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। इसका स्टडी किया था ओवेन लिंच। ओवेन लिंच। ओवेन लिंच बस यही पूछता है कि जाटव ऑफ आगरा का किसने अध्ययन किया था, ठीक है। तो ये पूछेगा, स्टडीड एस। आगे लिखिए चमार्स ऑफ शाहाबाद। चमार, CHA, चमार्स ऑफ शाहाबाद। शाहबाद, ये पूछता है, ये पूछ देगा किसने अध्ययन किया था। इसको अध्ययन किया था सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ठीक है, ठीक है। या चमार्स ऑफ शाहाबाद, और इनका एक और है सिक्स लो कास्ट। सिक्स लो कास्ट, एंड करके लिख लीजिए, चमार्स ऑफ शाहाबाद या सिक्स लो कास्ट ऑफ शाहाबाद। शाहबाद, कभी कभी मैं भी गलत लिख देता हूँ, शाहबाद। लो कास्ट के अध्ययन करने के बाद सच्चिदानंद जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, हरिजन अभिजन। आप लोग सुने भी होंगे, ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, हरिजन यस सर। अभिजन। अभिजन कौन है ये हरिजन अभिजन लोग, लिख लीजिए। हरिजन अभिजन से तात्पर्य, ये लिखिए पहले, हरिजन अभिजन से तात्पर्य उन अनुसूचित जातियों से है, SC, जिसको हम लोग अनुसूचित जाति मतलब SCs, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति ST। तो लिखिए तात्पर्य उन SCs या उन अनुसूचित जातियों से है जो आधुनिक शिक्षा, जो आधुनिक शिक्षा का लाभ उठाकर, आधुनिक शिक्षा का लाभ उठाकर मध्य वर्गीय जीवन, आधुनिक शिक्षा का लाभ उठाकर मध्य वर्गीय जीवन तक पहुंच चुके हैं। मध्य वर्गीय जीवन तक पहुंच चुके हैं। जैसे है ना, राजनीति में चले गए, MLA बन गए, MP बन गए, रिजर्वेशन का लाभ उठाकर IAS IPS या PCS, या बैंक में भी नौकरी मिल गई, क्लर्क है, इस तरह के हैं कि अपना घर है, जमीन है, गाड़ी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या ये मध्य वर्गीय, वही लोग हरिजन अभिजन। बड़े नाम जैसे इनमें मायावती जी लोग का आता है, पासवान साहब का भी ले सकते हैं, ठीक है, जिनका डेथ हो गया पिछले साल। आगे लिखिए FG बेली। FG बेली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन FG बेली बहुत बार पूछा है। FG बेली, इन्होंने अध्ययन किया था BC पाड़ा। BC पाड़ा, BC पाड़ा। उड़ीसा में एक जगह है गंजम, गंजम।
स्टडी किया था। बीसी पारा जगह है, गंजम डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा में इन्होंने अध्ययन किया था टोडी ट्रैपर्स का। टोडी ट्रैपर्स क्या होता है? टोडी ट्रैपर्स प्रज्ञा? सर ये एक ना जनजाति है। करते क्या है? सर ये तो नहीं अरे पता। ताड़ के पेड़ में से देखे हो, रस निकाल के वो लोग बेचते हैं, ताड़ी जिसको बिहार में कहते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो टोडी क्या है? वही ताड़ का पेड़ है, ठीक है। और ट्रैप करते हैं उससे, देखते हो वो लोग ऐसे ऐसे पेड़ को ये कर देते हैं, उसका नीचे एक छोटा सा मिट्टी का ये लगा देते हैं, वो फिर रस चू चू के उसमें से उसमें गिरता रहता है, ठीक है। जो तार के पेड़ में, अपने यहाँ उसको जैसे पासी लोग बोलते हैं उसको अपनी भाषा में, वो ये काम करते हैं। तो वही उन्होंने एफ.जी. बेली ने अध्ययन किया था उड़ीसा में टोडी ट्रैपर्स का। बीसी पारा गंजम उड़ीसा, यही पूछेगा ये किसका अध्ययन किया था, तो टोडी ट्रैपर्स का। कहाँ पे अध्ययन किया था? तो बीसी पारा, ये ऑप्शन में दे देगा। एफ.जी. बेली ने कहा उड़ीसा बीसी पारा दे देगा, या फिर कुछ भी और जिले का नाम दे देगा, ठीक है। उसका इन्होंने अध्ययन किया था। अंद्रे बेटे, अंद्रे बेटे, अंद्रे बेटे, इसको लिखते ILLE है, लेकिन पढ़ते बेटे हैं, केवल फ्रेंच है। अंद्रे बेटे, इन्होंने स्टडी किया था श्रीपुरम। श्रीपुरम, स्टडीड श्रीपुरम। श्रीपुरम ये है मैसूर, मैसूर, श्रीपुरम मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। और इनका बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है एक, कास्ट कास्ट क्लास एंड पावर। कास्ट क्लास एंड पावर। यहां बगल में लिख लीजिए, देखिए इनको भारत का मैक्स वेबर भी कहा जाता है, मैक्स वेबर ऑफ इंडिया, ऐसा लिख लीजिए, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, मैक्स वेबर ऑफ इंडिया। क्यों बोला जाता है? लिख लीजिए। त्रिआयामी सिद्धांत मैंने पढ़ाया था, मैक्स वेबर का था त्रिआयामी सिद्धांत। लिखिए, ये वेबर के स्तरीकरण के त्रिआयामी सिद्धांत, ये वेबर के स्तरीकरण के त्रिआयामी सिद्धांत को भारत में लागू किया। त्रिआयामी सिद्धांत को भारत में लागू किया। अतः इन्हें भारत का मैक्स वेबर भी कहा जाता है। अतः इन्हें भारत का मैक्स वेबर भी कहा जाता है। थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पूछेगा बस इतना ही कि भारत मैक्स वेबर के त्रिआयामी या ट्रिनिटेरियन मॉडल को किसने भारत में लागू किया? अंद्रे बेटे ने किया। कहाँ का स्टडी किया और कौन सा बुक इन्होंने पूछेगा, बस पूछेगा इतना ही, ठीक है। आगे लिखिए, हटा दो इसको। यस सर। याद हो रहा है सब? याद मतलब देखते हैं बार बार तो ऐसा होता है कि हाँ ये सब चीज मुझे आता है, याद हो रहा है। जी सर, जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। विलियम, कोई भी चीज को बार बार करने से वो हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज बार बार करते रहिएगा, खुद पर खुद याद हो जाएगा। देखिए, विलियम रॉय, इन्होंने अध्ययन किया था नोनियाज, नोनियाज ऑफ मिर्जापुर। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में एक। शिवराज सिंह चौहान वगैरह का नाम सुना है?
देखिए चौहान नॉर्मली क्षत्रिय का सरनेम होता है, ठीक है, चौहान। बहुत से ऐसा पृथ्वीराज चौहान वगैरह आपने सुना होगा, लेकिन ये लोग जो चौहान यस लगाते हैं, ये लोग चौहान नहीं, ये लोग नूनिया चौहान है, ठीक है। कभी बड़ा थोड़ा डिटेल में जाति का बताऊंगा, कैसे कोई जाति का सरनेम बदल जाता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, जानकारी के लिए भी अच्छा है, लेकिन वो सब नेट में पूछता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक दिन बताऊंगा ये सब। तो क्या वो नूनिया चौहान है, वो चौहान नहीं, नूनिया चौहान। ऐसे बहुत से यूपी में भी एक मंत्री हैं, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने स्टडी किया था नूनियाज ऑफ मिर्जापुर, विलियम रॉबी, लॉयड रुडोल्फ, लॉयड रुडोल्फ, लॉयड रुडोल्फ। सना, सना जाति का इन्होंने स्टडी अध्ययन किया था। सना जाति है मद्रास का, MADRAS। सना जाति, बस सब फैक्चुअल है, बस देगा सना मद्रास कौन है। देखिए RE शेरमेर हॉर्न, RE शेरमेर हॉर्न, शेरमेर हॉर्न, RE शेरमेर हॉर्न। इनका बुक है, एक बड़ा फेमस बुक है, सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी among untouchables of North India, among untouchables of North India। सोशल मोबिलिटी among untouchables of North India। अब एक बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, आप लोग सब सुने होंगे, जजमानी सिस्टम। यस सर। कोई एक हैंड रेज करके बताइए हमको क्या होता है जजमानी सिस्टम। बोलिए, आप ही बोलिए। बोलिए प्रज्ञा, बोलिए, आप ही ने बोले। यस सर, बोलिए क्या होता है जजमानी सिस्टम। सर इसमें ना इसमें बोलिए। इसमें ना जो जो परिवार होता है, मतलब उच्च जाति के परिवार, ठीक है, हाँ उसमें जो छोटा छोटा कास्ट काम करता है, सेवा देता हाँ, है, उसी को जजमानी अच्छा कहेंगे। अच्छा। यस और सर। जो देता है उसको क्या कहेंगे, जो सेवा लिया उसको जजमान कहेंगे, जो देता है उसको क्या कहेंगे। नहीं, जो सेवा लिया वो उसका मालिक हो गया, आई मीन जैसे उसको भूस्वामी कह सकते हैं, और जो सेवा दे रहा है नहीं नहीं, उसको तो उसको दास ही कहेंगे। नहीं नहीं, अरे आप कहा वहां मत जाइए, मैं दास प्रथा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं जजमानी व्यवस्था की बात करूंगा। जो सेवा लेता है वो जजमान होता है, और जो सेवा देता है उसको कमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये नहीं कमीन। लिखिए, मुझे लग रहा था ये आप लोग जानते होंगे, चलिए कोई बात नहीं। पता। जजमानी व्यवस्था से, लिखिए थोड़ा, जजमानी व्यवस्था से, जजमानी व्यवस्था से तात्पर्य, तात्पर्य जाति व्यवस्था में, तात्पर्य जाति व्यवस्था में उस आर्थिक संविदा से है, उस आर्थिक संविदा से है जिसमें, जिसमें
विभिन्न जातियां जिसमें विभिन्न जातियां अपनी सेवा विभिन्न जातियां अपनी सेवा तथा वस्तुओं का आदान प्रदान करती है गांव में देखा होगा ना, अभी भी थोड़ा बहुत चलता है ये, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कोई कास्ट है जो शादी में आते हैं वो हाथ को रंग दिया, अभी भी आते हैं। दीदी की शादी में तो देखा था, लेकिन अभी मेरी छोटी बहन की शादी हुई उसमें तो पार्लर से ही आई थी। तो अब क्योंकि समय बदल गया, दीदी की शादी मेरे से बड़ी थी, तो वो एक अलग कास्ट है जो आती है, नाखून बनाती है, हाथ पैर को रंगती है। कोई आया दाढ़ी वगैरह बनाया, तो बदले में जो उसका जजमान है तो पैसे नहीं उसको, चूंकि जजमान भूस्वामी है तो खेती किया, तो जजमान कमीन को क्या देगा, बदले में अनाज दे देगा। साल में कभी भी वो आएगा, अपना हिस्सा लेके जाएगा। ये उसको अनाज दिया, यही है आर्थिक संविदा से, ठीक है, पैसे नहीं। जो चीज उसने मुझे सेवा दिया, बदले में हम उसको अनाज दिए। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जो जाति सेवा लेती है उन्हें जजमान और जो सेवा देती है उन्हें कमीन ये सब पूछेगा नहीं, क्योंकि ये सब बहुत आसान चीज है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है नेट पे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। जो जजमान जो वो सेवा देती है उसे कमीन, जो सेवा लेती है उसे जजमान। कमीन या प्रजा कहते हैं, ठीक है। आगे लिखिए विलियम वाइजर। विलियम वाइजर बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका। विलियम वाइजर ऐसी आ रहा केवल विलियम वाइजर। इनका बुक है द हिंदू जजमानी सिस्टम। ये पूछेगा द हिंदू जजमानी सिस्टम। लिखिए, ये बुक पूछेगा द हिंदू जजमानी सिस्टम। इन्होंने कहाँ पे अध्ययन किया था? करीमपुर गांव का ना सर? हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। करीमपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, ये उन्होंने वहां का अध्ययन किया था। अगर आपको पता था तो ये बहुत अच्छी बात है, ये पूछता है। देखिए अब आगे एक उन्होंने कैसे अध्ययन किया था? प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया था। बताइए क्या होता है प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से, क्या किया होगा इन्होंने? बताइए क्या है प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, ये पूछेगा। इन्होंने फंक्शनल दृष्टिकोण, फंक्शनल पर्सपेक्टिव लिख लीजिए वहीं पे, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से इन्होंने अध्ययन किया था।
क्या होता है बताइए कैसे? अगर संरचनावाद को सर कहते हैं। नहीं, अरे नहीं यार, संरचनावाद को अलग, संरचना उस दिन मैंने पढ़ाया। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर लिखा हुआ रहेगा कि विलियम वाइजर ने करीमपुर यूपी में जजमानी सिस्टम को प्रकारवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया, इसका क्या मतलब समझोगे? अगर बुक में चाहे एग्जाम में पूछेगा तो क्या मतलब समझोगे? मैं ये पूछ रहा हूं। जो लड़का शुभम बोल रहा था शायद, बताओ क्या समझोगे? अरे बताओ। प्रयोगवाद पर सर आधारित होता है सर प्रकारीवाद। नहीं, गलत गलत। रंजीत जी आप बताइए, यही इंपॉर्टेंट है ना। ये समाज का जो सर नियम है जिस अनुसार वो चलता है सर। हाँ, तो प्रकारवादी क्या है इसमें? जैसे समाज चल रहा है, मतलब सब एक दूसरे पे निर्भर है, कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है। कहने का ये मतलब हुआ कोई किसी, अब मत बोलिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि एक दूसरे पर सब निर्भर है, कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है। मतलब उसने हमारा दाढ़ी बना दिया तो बदले में हमने उसे अनाज दे दिया, उसका भी पेट भर गया, हमारा भी काम हो गया। ये क्या है? प्रकारवादी दृष्टिकोण। इसी का उलट है, यही पूछेगा कि कैसे अध्ययन किया। लिखो ऑस्कर लुइस, ऑस्कर लेविस, OS क्या है स्पेलिंग? ऑस्कर, OSCAR, ऑस्कर लेविस। इन्होंने अध्ययन किया, जैसे इन्होंने करीमपुर का किया था, इन्होंने रामपुर का अध्ययन किया था। रामपुर, वो मैंने रामपुरा लिखवाया था MN श्रीनिवास में। यह है रामपुर। रामपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, यूपी। ठीक है। और इनके बुक का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्वीपर। लिखिए एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्वीपर। बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्वीपर। बुक है ये। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्वीपर। लेकिन देखो यहां पे क्या है, इन्होंने अध्ययन किया था कन्फ्लिक्टिस्ट दृष्टिकोण से। कन्फ्लिक्टिस्ट, संघर्षवादी, संघर्षवादी दृष्टिकोण, यही पूछेगा। संघर्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया इन्होंने, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ऑस्कर लुइस ने भी जजमानी सिस्टम को देखा, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि यह तो शोषण हो रहा है। मतलब कोई आ रहा है, बैठा है, उसका दाढ़ी बनवा रहा है, अपना काम सारा करवा रहा है, बदले में थोड़ा बहुत अनाज दे दे रहा है ताकि वो आदमी जिंदा रहे। ठीक है, उनका ये दृष्टिकोण था जजमानी सिस्टम को देखने का। उन्होंने इस तरीके से देखा समाज को। ये एक तरीके से जो गरीब लोग हैं, जो कमीन है, प्रजा है, उनका शोषण हो रहा है। अपना सब काम करवा लिया, अपना अपना कपड़ा धुलवाने के लिए भी एक जात रख लिया, अपना दाढ़ी बनवाने के लिए भी एक जात रख लिए, हर काम के लिए एक जाति रख लिया और अपने सुखी से रह रहे हैं और बाकी लोगों का शोषण कर रहे हैं। यही है संघर्षवादी दृष्टिकोण, यही है कन्फ्लिक्टिस्ट पर्सपेक्टिव, जिससे ऑस्कर लुइस ने जजमानी सिस्टम को देखा या लिखा उसके बारे में। अब समझ में आया? यही पूछेगा कि किसने कन्फ्लिक्टिस्ट दृष्टिकोण से जजमानी सिस्टम को दिया, और ऑप्शन में ये दोनों रहेंगे, विलियम वाइजर भी रहेंगे और ऑस्कर लुइस भी रहेंगे, और एक दो लोग डाल देगा। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। मैं सोचा था कि आप लोग आएगा ये जजमानी सिस्टम। लिखिए विलियम वाइजर ने, लिखा रहेगा तो याद रहेगा। विलियम वाइजर ने प्रकारवादी दृष्टिकोण से, विलियम वाइजर ने प्रकारवादी दृष्टिकोण से
जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया, जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया और माना कि ये एक समतामूलक व्यवस्था है। माना कि ये एक समतामूलक व्यवस्था है जिसमें सभी जातियां एक दूसरे पर निर्भर है। इतना कह के रुक गए तो ये क्या है? प्रकारवादी कि सब एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेकिन इसके विपरीत ऑस्कर लेविस ने अध्ययन किया अध्ययन किया के बीच में कैसे लिख लिया? अध्ययन क्या बोलते हैं? संघर्षवादी दृष्टिकोण से किया। अध्ययन संघर्षवादी दृष्टिकोण से किया और माना कि जजमानी व्यवस्था एक शोषणकारी व्यवस्था है। और माना कि जजमानी व्यवस्था एक शोषणकारी व्यवस्था है जिसमें उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती है। जिसमें उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती है। समझ में आया? कैसे क्वेश्चन बनेगा वो भी बताया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बुक तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन थोड़ा कन्फ्लिक्टिस्ट और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को समझिए। फिर बाद में ऐसे ही हर्मेन्यूटिक पर्सपेक्टिव आएगा, फंक्शनलिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव आएगा। जब मैं ये जीएट मीड वगैरह को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा वो सब हर्मेन्यूटिक, कैसे उनका अलग दृष्टिकोण है। फिर मॉडर्न कॉलोनियल पर्सपेक्टिव आएगा, बॉर्डियो वगैरह जिसमें आएंगे, एडवर्ड सईद वगैरह आएंगे कि किस तरीके से ये वेस्टर्न बुद्धि से मतलब जो पाश्चात्य की सोच है, उस सोच से हमारे दिमाग पे कैसे हावी होता है और वो कौन सी दृष्टि है, तो वो भी समझना होगा। तो हर दृष्टिकोण को आपको जानना होगा ये सब चीज, तभी तो कहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप पकड़ पाएंगे कि हाँ ये आदमी तो कन्फ्लिक्टिस्ट है, तो ये इस तरह की बातें करेगा। जैसे आप लोग सोसाइटी में, घर में, समाज में रहते हैं ना, बोलते हैं हाँ ये आदमी तो ऐसा ही बात करता है। उसी तरीके से समाज शास्त्रियों में भी है कि किसी समाज शास्त्री का नाम आएगा, लिखा रहेगा, कह देंगे अरे ये तो कन्फ्लिक्टिस्ट है, तो आपको समझ में आएगा ये अमीर गरीब की बात करेगा, शोषण की बात करेगा। अगर हम कह देंगे देखो ये आदमी फंक्शनल है, जैसे एमाइल धुरकीम वगैरह, तो हम कह देंगे ये समाज में मिलने जुलने की बात, प्यार मोहब्बत, ये सब की बातें करेगा। तो ऐसे ही पकड़ा जाता है समाज शास्त्र में। आगे लिखिए, ब्रिटिश आगमन से पूर्व, पैराग्राफ चेंज करके, ब्रिटिश आगमन से पूर्व ये व्यवस्था, मतलब जजमानी व्यवस्था, ये व्यवस्था सदियों तक जारी रही, सदियों तक जारी रही। परंतु ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्नलिखित कारणों से ये व्यवस्था परिवर्तित होने लगी। निम्नलिखित कारणों से ये व्यवस्था परिवर्तित होने लगी। औद्योगिकरण,
नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा। कोई आदमी जो बाल बनाता था, अब उसके बेटे को अगर कोई कहेगा कि जाओ तुम भी गांव गांव बाल बनाओ, बनाएगा? बोलेगा क्या बात कर रहे हैं पिताजी, हम हबीब से ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो हम अगर कुछ मेरा कहीं नौकरी नहीं लगता तो हम हबीब से 6 महीने का ट्रेनिंग करेंगे और मस्त सैलून खोलेंगे, उसमें एसी लगाएंगे, उसमें क्या बोलते हैं उसको, जो घूमने वाला चेयर होता है वो लगाएंगे, काय एसी लगाएंगे, उसमें बैठेंगे, काय हम गाँव जाएंगे ये करने के लिए? कि आधुनिक शिक्षा से ये सोच भी लोगों का बदलता है ना। नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा, सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार, सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाओं का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। सामाजिक सुधार, सरकारी योजनाएं, आरक्षण, आरक्षण से भी प्रभाव पड़ा है, आरक्षण, बाजारीकरण, बाजारीकरण, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, उदारीकरण आदि, इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आ रहा है समझ में बच्चों? जी सर। यस सर। आगे लिखिए MSA राव। इन्होंने अध्ययन किया था यादवपुर, यादवपुर, जो यादवपुर दिल्ली का, दिल्ली में एक जगह है यादवपुर, दिल्ली। स्टडीड यादवपुर दिल्ली, यादव लिख लीजिए। इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने अध्ययन किया और पाया कि, और पाया, पाया की मत लिखिए, उन्होंने पाया जजमानी व्यवस्था में काफी परिवर्तन हो रहे हैं, जजमानी व्यवस्था में काफी परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने पाया कि जजमानी व्यवस्था में काफी परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन जैसे अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया, आप लोग भी अपने समाज में देखिए, जब जजमानी व्यवस्था में काफी परिवर्तन हो रहा था, इसी का इन्होंने दिल्ली में, ऑफ कोर्स दिल्ली के बगल का शहर है, जब मैं पढ़ाऊंगा हिंटरलैंड, वो कंग्लोमरेशन, तो बताऊंगा कि शहर के बगल में जो शहर होते हैं वो किस तरीके से शहर हो जाता है, सॉरी, उसमें गांव और शहर मिल जाता है बिल्कुल, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन सब बताऊंगा। तो वहां पे इन्होंने परिवर्तन जो जजमानी व्यवस्था में हुआ है उसका इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, बस इतना ही लिखिए, ज्यादा नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा कहाँ का अध्ययन किया, तो यादवपुर दिल्ली का अध्ययन किया। अब एक ऐसा लिख लीजिए, जाति और वर्ण। जाति व्यू, जाति होता है कंटेक्स्ट व्यू होता है, लिखिए यहाँ कंटेक्स्ट, समझाता हूं मैं क्या होता है ये। कंटेक्स्ट व्यू है जाति, इसको हिंदी में बोलते हैं सांदर्भिक अवधारणा, मुश्किल होता है, सांदर्भिक अवधारणा, अवधारणा। वर्ण क्या होता है, ये बुक व्यू है, पुस्तकीय अवधारणा, पुस्तकीय अवधारणा। बुक व्यू, वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण है, वर्ण 4 है, और जातियां लगभग, लिख लीजिए 5000, बुक में लिखा था 5000, तो मैंने लिख दिया 5000।
लगभग 5000। जाति बंद व्यवस्था है, बंद व्यवस्था। वर्ण खुली व्यवस्था, ये लिखिए खुली व्यवस्था, खुली व्यवस्था। पुस्तकीय अवधारणा वर्ण क्या है, जैसे बोला ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये क्या बुक में लिखा है, लेकिन वास्तविकता जो कंटेक्स्ट व्यू जो हम लोग आमतौर पर देखते हैं, ऐसा नहीं होता कि समाज में केवल ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। इसमें बहुत से, ब्राह्मण में भी जाएंगे तो उसमें सरयोपरि कानी कुब्ज, मतलब उसमें इतना सारा मिलेगा। अगर फिर वैश्य में जाएंगे क्षत्रिय में जाएंगे तो सिर्फ राजपूतों में ही 52 तरह का राजपूत आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये बुक भी है, बुक में है। ये जातियां लगभग 5000, वर्ण 4 होते हैं। ये खुली व्यवस्था है, जाति एक बंद व्यवस्था है। और जाति एक बंद व्यवस्था है। मैंने एक दिन बताया था कि जाति में जो जाति के आप हैं उसी जाति में आप रहेंगे हमेशा, वो जाति कभी बदलती नहीं है। कोई आदमी दूसरे जाति में नहीं जाता है। लेकिन वर्ण में ऐसा, नुनिया चौहान वगैरह क्या बताया, तो कोई किसी जाति का है तो किसी और वर्ण में भी, जैसे कई पंडितों वगैरह से पूछेंगे, जैसे एक दिन मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कोई पीठ शंकराचार्य पीठ के थे, उससे पूछा कि यादव लोग क्या होते हैं, तो बोला यादव लोग क्षत्रिय होते हैं। किसी से आप पूछेंगे तो पता चलेगा नहीं यादव तो दूध का कार्य करते हैं, वो तो वैश्य होते हैं। लेकिन कोई बताएगा कि नहीं यादव लोग क्या, नहीं तो वो तो क्षत्रिय थे, वो तो कृष्ण भी ये थे। इस तरह का चीज आपको मिलेगा। ये क्या खुली व्यवस्था है, किसी जाति को किसी में भी काउंट किया जाता है, लेकिन जाति एक बंद व्यवस्था है। ठीक है, आगे लिखिए, जाति में लिखिए पद क्रम सुनिश्चित नहीं है। चौथा लिख लीजिए, जाति में पद क्रम सुनिश्चित नहीं है। यह भी समझाता हूं मैं। वर्ण में पद क्रम सुनिश्चित है। कोई बता सकता है कि वर्ण में तो सुनिश्चित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी से भी पूछेंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय सुनिश्चित है। जाति में कैसे सुनिश्चित नहीं है, कोई एक बताइए, हैंड रेस करके बताइए। देखो मैं, बड़ा आसान सवाल है ये। पता नहीं सर। कोई एक बताइए, कोई एक बताइए, पदक्रम सुनिश्चित कैसे नहीं है जाति में और वर्ण में है। रंजीत जी आप बताइए। पद क्रम सुनिश्चित नहीं है सर। हमको लगता है एक जाति में जो है सर, जैसे सर बताया ब्राह्मण भी है तो उसमें बहुत सारा उसमें है सर टाइटल्स का, क्षत्रिय में है, हाँ तो वो एक दूसरे में भी वो मतलब जा सकता है या नहीं शादी। नहीं, देखिए बहुत बहुत एग्जाम्पल, शादी नहीं, शादी नहीं, एकदम बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। देखिए वर्ण में सुनिश्चित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जाति में कैसे नहीं है, देखिए मैं लिखता हूं यादव, ठीक है, और मैं लिखता हूं कुर्मी। इसमें किसको ऊपर रखेंगे किसको नीचे रखेंगे? अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कुर्मी या ब्राह्मण, तब आप बोलेंगे नहीं ब्राह्मण तो ऊपर है, लेकिन यादव में और कुर्मी में किसको ऊपर रखेंगे? किसी को नहीं रख सकते हैं ऊपर। जैसे जाट लिख देंगे तो किस इसको रखेंगे, ये यूपी की कास्ट है, तो किसको ऊपर रखेंगे बताइए? किसी को रख सकते हैं इसमें? इसलिए है कि जाति में पदक्रम सुनिश्चित नहीं है। अगर उसी तरीके से मैं शेड्यूल कास्ट की 2-3 जातियां ले लूं तो यही हाल होगा कि आप किसी को ऊपर नीचे उसमें रख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए जाति में पदक्रम सुनिश्चित नहीं है। आगे लिखिए, देखिए जातीय स्थानीय रूप स्वरूप में, जातीय स्थानीय स्वरूप में बदलती रहती है। जातीय स्थानीय स्वरूप में बदलती रहती है। वर्ण, वर्ण संपूर्ण भारत में, वर्ण संपूर्ण भारत में एक ही स्वरूप होता है। वर्ण का संपूर्ण भारत में एक ही स्वरूप होता है।
जैसे कोई कास्ट यहाँ बिहार में आप देखेंगे तो वो कास्ट ओबीसी में आता है, वही कास्ट अगर आप गुजरात में देखेंगे तो वो जनरल में आता है। कोई कास्ट यहाँ BC2 में आता है, कोई कास्ट वही कास्ट राजस्थान में चले जाएंगे तो वो कास्ट जनरल में आ जाता है। इस तरीके से इसका स्वरूप हमेशा बदलते हुए देखेंगे। अन्य राज्य में जाएंगे आप, अपने ही जो आपकी जाति है वो जाति वहां भी आपको मिलेगा, उससे पूछिएगा कि तुम लोग किस में आते हो, तो आपको जान के आश्चर्य को बोलेगा हम लोग तो यहाँ जनरल में आते हैं, तो आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा। ठीक है, तो इसका स्थलीय बदलता रहता है, स्थान के हिसाब से स्वरूप इसका बदलता रहता है। ठीक है, जैसे डोमिनेंट कास्ट, कहीं जैसे मधेपुरा में कोई एक कास्ट है जो डोमिनेंट है, जैसे प्रभु जाति का बताया, वही दूसरे जिला जैसे बेगूसराय चले जाएंगे तो वहां कोई और जाति डोमिनेंट में है। ठीक है, तो इसका स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन वर्ण वही होगा। ठीक है, अब इतना में अंतर में आप लोग वर्ण और जाति पकड़ पाएंगे। अगर एग्जाम में देगा तो मैंने इतना लिखवा और समझा दिया है कि आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। नेट में कोई भी क्वेश्चन होगा, रीजनिंग एसर्शन का भी होगा तो बन जाएगा। आगे लिखिए MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास ये शुरू में लिखवाया था वो उन्हीं का है। MN श्रीनिवास वर्ण को बुक व्यू और जातियों को सांदर्भिक अवधारणा कंटेक्स्ट व्यू कहा है MN श्रीनिवास साहब ने। अभी एक बड़ा अच्छा हंसी आएगा आप लोग को, ट्राइबलाइजेशन। एक कॉन्सेप्ट है ट्राइबलाइजेशन, जनजातिकरण। ट्राइबलाइजेशन, जनजातिकरण। कारण लग गया तो प्रोसेस हो गया। ये कॉन्सेप्ट दिया है ट्राइबलाइजेशन का SL कालिया। जैसे संस्कृताइजेशन में क्या बताया था कि निचली जाति ऊपरी जाति को यह करते हैं, तो लिखिए जब जातियां, ट्राइबलाइजेशन में लिखिए जब जातियां जनजातियों के जीवन शैली का अनुकरण करती है। कई जातियां भी हैं जो जनजातियों का जीवन शैली का अनुकरण करती है, वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं और उसका अनुकरण करके खुद में लाते हैं। यह अध्ययन है जौनसार देहरादून, लिख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जौनसार, जौनसार देहरादून, देहरादून। ठीक है, खस जनजाति का अध्ययन किया था इन्होंने, इसे करके लिख लीजिए खस, खस जनजाति। खस जनजाति का रहन सहन, खान पान, बोलने उठने बैठने के तरीका को जाति लोग, जो जाति के लोग हैं वो उसका अनुकरण करते हैं। इसमें यही पूछेगा किसने कॉन्सेप्ट दिया ट्राइबलाइजेशन का, कहाँ का अध्ययन किया और किस जाति का। थोड़ा और डीप में पूछ सकता है किस जाति का वो लोग, किस जनजाति का जाति लोग करते हैं, तो खस जनजाति है। आगे लिखिए विसंस्कृतिकरण, डिसेंस्क्रिटाइजेशन। विसंस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण, डिसेंस्क्रिटाइजेशन, संस्कृताइजेशन। ये कॉन्सेप्ट है डिसेंस्क्रिटाइजेशन, DN मजूमदार, मजूमदार, मजूमदार। देखिए कई ऐसे जगह देखा गया ये, जब उच्च जातियां, जब उच्च जातियां निम्न जातियों का, जब उच्च जातियां निम्न जातियों का अनुकरण करे। ये ऐसा होते हुए देखा आप लोगों ने, ऐसा भी होता है। ठीक है,
जाति जनजाति नैरंतर्य, जाति जनजाति नैरंतर्य, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जाति जनजाति नैरंतर्य, नैरंतर्य इसको बोलते हैं इंग्लिश में कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम, कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम, कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम, ये कॉन्सेप्ट दिया है सुरजीत सिन्हा ने, सुरजीत सिन्हा। एमएसए रॉ लिखवाया ना, और सुरजीत एमएसए रॉ जब परिवार पढ़ाऊंगा तो फिर से आएंगे, सुरजीत सिन्हा भी आएंगे फिर से। देखिए कास्ट ट्राइब कॉन्टिनम, सुरजीत सिन्हा, जाति जनजाति नैरंतर्य। सर हाँ सर हाँ जनजातिकरण और विसंस्कृतिकरण दोनों तो हाँ। मिलता जुलता लग रहा है। दोनों अलग है, जनजाति अलग होता है और जाति अलग होता है। जनजाति जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, ठीक है, जी शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी, जनजाति जो वनों में नहीं देखे हो जनजाति, जी सर। प्रकृति के बड़े पास होते हैं ये लोग, बहुत खासियत भी है इनमें। देखो एक चीज सिखाता हूँ, अच्छा हुआ टोक दिए तो अनुकरण तुम लोग को लग रहा होगा क्यों करते हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा अध्ययन है कि जातियों में हम लोग किसी भी जाति के हैं, महिलाओं को वो सम्मान नहीं देते हैं जो महिलाओं का सम्मान परिवार में होना चाहिए। लेकिन अधिकांश जनजातियों में पाया गया, जब परिवार पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये चीज, अधिकांश जनजातियों में पाया गया है कि हर जनजाति में, अधिकांश में महिलाओं को पुरुष से अधिक या पुरुष के बराबर सम्मान और हक प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए उनमें भी कई ऐसा क्वालिटी होता है जो देहरादून में खस में पाया गया कि जाति उसका अनुकरण कर रहे हैं देखकर। और डी संस्कृतिकरण में जब इसमें सिर्फ जाति है, इसमें जनजाति है ही नहीं। डी संस्कृतिकरण में क्या, ऊंचे जाति के लोग या निम्न जाति को लोग को देखकर कुछ उससे सीखने। जैसे किसी ब्राह्मण को मैंने खुद देखा, एक मेरे जानने वाले, मैं नहीं बोलना चाह रहा था एग्जाम्पल, बोला तो और क्या सोचो, पिताजी डॉक्टर हैं, बोला कि नहीं हम सोच रहे हैं मुर्गा का बिजनेस करेंगे, और वो कर भी रहा है। तो ये जैसे कि अब जैसे कि हिंदू धर्म में बांट दिया जाता है ना कि मांस मुर्गा ये सबको निम्न नजर से देखा जाता है, तब ना किसी बिजनेस को, वही कोई कहे कि मैं स्कूल खोल रहा हूँ या इस तरह के काम जो पढ़ाई लिखाई या कोई मंदिर बना रहे हो तो इसको बड़ा अच्छा काम माना जाएगा। लेकिन बोला हम ये काम करेंगे क्यों, क्योंकि ये आधुनिक सोच से आता है, उसको जाति वाति से कुछ लेना नहीं है। तो वो सोचता है कि नहीं अब तो हम इससे पैसे कमा सकते हैं, तो हम इसका जो स्किन होता नहीं है जो कट कर इसको खस्सी को मार देते हैं, बोला हम उससे बेच के बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो उसके पिताजी से मिला तो बोले कि देखो अब इसका यही इच्छा है तो यही कर रहा है। ये इसी सब चीजों को कि जो निम्न जातियों के साथ रहकर उस तरह का सोच आ जाता है और ऐसे काम करने लगता है कि जो उसके जाति में परंपरागत रूप से नहीं किया जाता था। तो यही है डी संस्कृतिकरण, ठीक है, जब उच्च जातियां निम्न जातियों का। और ट्राइबलाइजेशन में जब जातियां जनजातियों का अनुकरण करते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। हम लोग के मन में क्या होता है, जनजाति लोग को क्या आता होगा, कुछ नहीं आता होगा, बहुत कुछ आता है उन लोग को। वो परिवार में पढ़ाऊंगा तो तुमको आश्चर्य भी लगेगा कि अरे यार ये सब चीज जनजातियों में है। चलिए ठीक है, आगे क्या बता रहा था, हाँ, कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम, सुरजीत सिन्हा जो मानते हैं कि जाति में जनजाति, जो मानते हैं कि जाति में जनजाति और जनजातियों के मूल्य विद्यमान होते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक, जो मानते हैं कि जाति में जनजाति और जनजातियों के मूल्य विद्यमान होते हैं जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। मूल्य विद्यमान होते हैं जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब कई ऐसा गुण आपको जाति का जनजाति में भी मिल जाएगा, ठीक है, और जनजातियों का कई गुण जाति में मिल जाएगा, ठीक है।
उसी तरीके से अर्बन रूरल कंटिन्यूम, बहुत चीज शहर का गांव में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत चीज गांव का शहर में देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे अब तो खैर हर गांव में टीवी टेलीविजन है, जैसे गांव में शहर में जाएंगे तो वहां भी पढ़े लिखे लोग सब रह रहे हैं, लेकिन अब शादी की बात आती है तो अपने जात का लड़की और जात का लड़का खोजने लगते हैं। तो वही चीज गांव का चीज शहर में भी मिल गया, और जब गांव आए तो आपको टीवी फ्रिज एसी अगर मिल गया तो शहर का चीज भी यहाँ मिल गया। तो वही है, गांव में जाति, गांव में शहर, और शहर में गांव। वही है, जाति में जनजाति और जनजाति में जाति, मतलब जनजाति के कुछ गुण जातियों में मिल गया और जाति का कुछ गुण जनजाति में मिल गया। यही है जाति जनजाति निरंतर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। एक लाख, चलिए बहुत बढ़िया, इसको देखिए। कभी सैटरडे वगैरह को सर बोल रहे थे क्लास रखेंगे, उसमें आप लोग को वहां अगर कुछ हुआ तो हम उसको फिर से करेंगे। दिन टेस्ट लेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। हम ये भी तो देखिए, आप लोग अगर नेट निकालेंगे तो ये एक तरीके से मेरा भी रिजल्ट होगा कि लगेगा कि हाँ यार मेरे पढ़ाने से हमको भी खुशी होगी। तो आप लोग फर्स्ट बैच है मेरे, तो मेरा बहुत उम्मीद है आप लोग से। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए कुछ बच्चे इसी सितंबर में निकाले तो मैं बहुत खुश होऊंगा, खासकर वो बच्चे जो 30 नंबर फर्स्ट पेपर में ला पा रहे हैं, मुझे उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। और सेकंड पेपर में थोड़े बहुत नंबर से रह रहे थे, जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया ना इसी से हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए कि सर आपने तो बताया था लेकिन मैं गलत कर दिया, इसमें से गलत नहीं होना चाहिए। एंद्रे बेटे, फिर आए एंद्रे बेटे साहब, PEILLE, एंद्रे बेटे। आरक्षण में पिछड़ेपन की दौड़, इनका एक कॉन्सेप्ट है, इन्होंने कहा है रन फॉर बैकवर्डनेस, रन फॉर बैकवर्डनेस, बैकवर्डनेस लिखिए, इसे कोट में लिखिए, ये इन्हीं का है, रन फॉर बैकवर्डनेस। आरक्षण में पिछड़ेपन की दौड़, कोई एक समझाओ, पढ़ के समझा दो। आरक्षण में पिछड़ेपन की दौड़, आरक्षण में पिछड़ेपन की दौड़ क्या है? प्रज्ञा बताओ। जो कोई कास्ट बहुत मतलब क्या हर एक चीज से इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी सबसे नीचे हो। ठीक है, गलत, तो गलत। रंजीत जी आप बताइए क्या? नहीं गलत, गलत। रंजीत जी आप बताइए। सर पढ़ो। आरक्षण क्या पाने लिखा है ये के लिए पढ़ो। जो लोग, सर आरक्षण पाने के लिए जो लोग ये करते हैं, जो हम पिछड़ा है, जो हमको मिलना चाहिए, इसकी जो मतलब ये बहुत वो लगता है सर। हाँ, ये जो बहुत है एकदम जो सही बोले। देखिए बहुत अच्छा, अब मैं बोल देता हूँ, जो रंजीत जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि आज यही कहा एंद्रे बेटे ने कि भारत जब आरक्षण लागू हुआ, ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, और जाति के आधार पर, जाति पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इसलिए ये सब चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसलिए पूछता है कि जाति के आधारित आरक्षण लागू हुआ भारत में, तो उसमें क्या हुआ, हर जाति जो भले ही परंपरागत रूप से ऊंचे स्थान पे थी, लेकिन हर जाति चाहती है कि हमको ओबीसी में रख लिया जाए। जो ओबीसी वाले हैं वो चाहते हैं हमको भी एससी एसटी में रख लिया जाए। जैसे कि मैंने देखा, एक में जानने वाले थे, वो लड़का बोला कि हम बोले वो जनरल में आता था पहले, ब्राह्मण कास्ट है, ब्राह्मण में भी बहुत सारे कास्ट होते हैं, तो अब वो बिहार में ना BC1 में आता है सर। हम पूछे तुमको कैसे हो गया, तो बोला नहीं अब नीतीश कुमार जी ने हम लोग को BC में डाल दिया। बोले वाह ये तो बड़ा अच्छा किया। जैसे कुर्बी परंपरागत रूप से बैकवर्ड कास्ट में आती थी, लेकिन उसमें जैसे नुनिया एक कास्ट होता है बोलते हैं हम लोग, वो शेड्यूल कास्ट में आता है। तो हर कोई यही चाहता है कि हम ओबीसी में है तो हमको शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाए, जो जनरल वाले चाहते हैं हमको ओबीसी नहीं तो हमको शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाए। यही है रन फॉर, हर कोई दौड़ लगा दिया है पिछड़ेपन का कि हम लोग सब पिछड़े हैं, हम भी पिछड़े हैं। वही है, ये बड़ा फेमस लाइन है और इसलिए पूछता है। इस पूछने के पीछे कारण भी मैंने बता दिया कि, और जाति में ये पूछता है क्योंकि जाति आधारित आरक्षण भारत में लागू हुआ था, इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण लागू नहीं हुआ था। अभी है ऐसे इकोनॉमिक प्रावधान इस सरकार ने किया है, ये जो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन है ना EBC करके,
तो वो अलग चीज है। जब लागू हुआ था तो जाति पे आधार, इसलिए जाति में ये चीज पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया। पिछड़ेपन का दौर किसका है? एंद्रे बेते साहब का है। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पीना। ठीक है, तब क्लास ओवर करें हम। आप लोग पढ़िए इसको, कल फिर आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। बाय, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट।